हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो आज के सेशन में हम फिर से लेके आ गए हैं बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट, जो एडुटेरिया के बुक से प्रैक्टिस सेट है आपका। और आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम 10 को देखेंगे। तो 10 के प्रैक्टिस सेट में हम जीके जीएस का डिस्कशन देखेंगे, साथ में मैथ और रीजनिंग का आंसर हम आप लोगों को बताएंगे और पीडीएफ में इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आज का देखिए, दिया है कि 12वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला विश्व कप 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है। कह रहा है, क्वेश्चन आपका है कि 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है। तो हरियाणा इसका करेक्ट आंसर है। 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जो जीता है वो हरियाणा ने जीता है। किसको हराकर? झारखंड को हराकर। तो झारखंड इसका उपविजेता है और आजकल क्वेश्चन में उपविजेता ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है वो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया गया था। ये 3 चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो लाइट ऑफ एशिया पुस्तक जो है ये जयराम रमेश की है। किसकी? जयराम रमेश की है। जयराम रमेश की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। और ये पुस्तक जो है बुद्ध पर एक महाकाव्य जैव कविता की जीवनी है। किस पर? बुद्ध पर। अगला है कि किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का सुर सरोवर झील है जिसे रामसर का दर्जा दिया गया है। यूपी में है और ये जो है टोटल अभी हमारे पूरे भारत में कितने रामसर साइट है? 49 है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं वो है मनिक शाह। कौन है? मनिक शाह। और इससे पहले कौन थे? बिपल देव कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री इससे पहले थे। तो बिपल देव के स्थान पे मनिक शाह आए हैं, ठीक है। किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। तो राजेंद्र कुमार भंडारी। राजेंद्र कुमार भंडारी जो है इन्हें 2021 के लिए सतत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी और राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए चुना गया था। और वर्ष 2020 में श्री कुमार मुन्नन सिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो समझ सकते हैं कि संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया है? सतत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी को, और व्यक्तिगत श्रेणी में राजेंद्र कुमार भंडारी को 2021 का पुरस्कार दिया गया। तो ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है। देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना किस रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है। तो देश का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा में अन्नपूर्ति के नाम से बनाई गई ग्रीन एटीएम की एक पहली मशीन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुरुग्राम के फर्रुख नगर में स्थापित की गई है। अगला है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला फाइटर निम्न में से कौन बनी। तो गणतंत्र दिवस में परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली फाइटर जो बनी है वो है भावना कंठ, ठीक है, भावना कंठ। और ये कब बनी? 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ठीक है। अगला देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच WEF 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन का आयोजन दावोस में किया गया है और इसमें भारत के तरफ से वाणिज्य मंत्री जो हमारे पीयूष गोयल हैं, पीयूष गोयल, इन्होंने भाग लिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, निम्न में से किस बैंक द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की गई है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जो है आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की गई है और इसके तहत बैंक महिलाओं के लिए 0.50% रियासत पर ऋण उपलब्ध करवाएगी महिलाओं को। अगला प्रश्न देखिए,
हाल ही में इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो हाल ही में इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश आपका बन गया है संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम लोग UAE कहते हैं। और यह जो है UAE इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। और खाड़ी के किसी भी देश का अब तक इजराइल में कोई दूतावास नहीं था, ये पहला है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताए थे, ये जो बल होता है वो अभिकेंद्री बल होता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु का जो वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है वो अभिकेंद्री बल कहलाता है। और अभिकेंद्री बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। ठीक है, अगला देखिए, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से अगर हम भूमि पर गिराते हैं तो जब यह वस्तु भूमि को छूती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? गतिज ऊर्जा उसमें होगी, काइनेटिक एनर्जी। बादलों का रंग सफ़ेद के कारण दिखाई देता है। तो हमारे आकाश में बादलों का रंग जो सफ़ेद दिखाई देता है वो किसके कारण? तो बादलों का रंग सफ़ेद तथा आकाश का रंग नीला, ये सभी जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और नीला रंग का सबसे ज़्यादा होता है। अगला देखिए, चालक तार की PVC द्वारा कोडिंग करके डैश को रोका जाता है। तो चालक तार की PVC द्वारा कोडिंग करके रोका जाएगा किसको? शॉर्ट सर्किट को। चालक तार की PVC द्वारा कोडिंग करके शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। और विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए सबसे आवश्यक युक्ति कौन है? फ्यूज है। फ्यूज तार, शीशा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। क्या? फ्यूज जो होता है वो। 15 नंबर प्रश्न देखिए, एक फेम्टो बराबर होता है। तो एक फेम्टो बराबर होता है 10 टू द पावर -15। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर हम एक पिको की बात करें तो वो आपका एक पिको बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर 12। एक पिको हो जाएगा ये, पिको। ठीक है, अगर हम 15 की बात करें तो ये एक पेटा बराबर आपका 10 टू द पावर 15 हो जाएगा, पेटा बराबर। ठीक है, और अगर हम 18 की बात करें तो ये आपका एक एक्सा बराबर हो जाएगा, एक्सा बराबर। ठीक है, अगला देखते हैं, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है और ये जो है 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की गति से प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? तो देखिए इसका त्वरण आपको देखिए टाइम दे दिया है 2 सेकेंड। ठीक है, v बराबर वेलोसिटी कितना दे दिया है आपका? 5 मीटर पर सेकेंड दे दिया है। u बराबर हमको नहीं मालूम है, 0 मान लीजिए। तो फॉर्मूला आपको याद होगा और a बराबर को निकालना होगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि a बराबर क्या होता है? v माइनस u बटा t। ठीक है, इस फार्मूला पे आप सारे नंबर को पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 2.5। ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है उसे क्या कहते हैं? बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जब किसी वस्तु पर बल लगने से वह विस्थापित हो जाए तो इसे बल द्वारा कार्य किया जाना कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, और कार्य क्या है? कार्य एक कैसी राशि है? तो कार्य एक जो है अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ठीक है, या फिर आप एनएम भी इसको डोनेट कर सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट जो होता है कितना जूल के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर जो है वो 1 किलोवाट घंटा होता है। अगला देखिए, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो न्याय वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी? ये 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से लेकर 2002 के बीच था। और ये सर्वोच्चता प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास इसका उद्देश्य था।
अगला देखिए 20 नंबर, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है। तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में जो योजनाएं सम्मिलित हुई है वो आपका हो जाएगा, एक तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है और दूसरा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। पीडीएस। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन जो है ये केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा किया जाता है और एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है। तो एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो खरीद, भंडार और अनाज के परिवहन करे और राज्य सरकार को अनाज के आवंटन करे। तो ये दोनों इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, राजकोषीय नीति यानी कि राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो राजकोषीय नीति का संचालन जो है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और बात करें हम वित्त मंत्रालय द्वारा बजट के माध्यम से किया जाता है ना। और राजकोषीय नीति को वित्त मंत्री वर्ष में एक बार बजट के माध्यम से प्रस्तुत करता है और इस नीति को आय एवं व्यय नीति अथवा बजटीय नीति के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से अधिक होती है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने की योजना है और ये जो है 2000 में शुरू हुआ था। कब? 2000 में शुरू हुआ था और यह उस गांव में लागू की जाती है जहां पे जनसंख्या 500 से अधिक हो। निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो सभी रोग में जो जीवाणु जनित रोग नहीं है वो मूंगफली का टिक्का रोग, ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये जो है कवक जनित रोग है। जबकि नींबू में कैकर रोग, धान में अंगमारी रोग, गेहूं में बिलगन रोग, ये सभी जो है जीवाणु जनित रोग है। पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, वो करता है आपका बीज पत्र। ऑप्शन नंबर डी। बीज पत्र जो होता है वो पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है और अमृत बीजी पौधे के बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधे के दो वर्ग में विभाजित किया गया है, एक तो एक बीजी पत्री, दूसरा द्विबीजपत्रीय। और एक बीज पौधे का उदाहरण हो जाएगा लहसुन, प्याज, खजूर और द्विबीजपत्रीय में आपका आ जाता है सेब, शलजम, कपास, ये सभी द्विबीजपत्रीय में आ जाता है। व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो व्हिटेकर के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उस समूह में शामिल आपका प्रोटोजोआ नहीं है। बाकी उसमें मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी यानी पादप जिसको बोलते हैं, फंगी यानी कवक और एनेमेलिया, ये 5 शामिल हैं। प्रोटोजोआ इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं। तो शेष प्लाज्मा को कहते हैं सेरम। क्या कहते हैं? सेरम। जब प्लाज्मा में से फाइब्रोब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा जो होता है उसे सेरम कहते हैं। और पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। और रक्त में प्लाज्मा कितना 55 से 60% हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है और इसका 90% भाग जल और 7% भाग प्रोटीन होता है और 0.1% ग्लूकोज भी होता है, बाकी जो बचता है वो अन्य पदार्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। तो विषाणु जनित रोग इसमें से आपका पेचिश नहीं होगा। विषाणु जनित रोग जो होता है वो चेचक होता है, पोलियो, पीलिया, रेबीज, ये सभी आपका विषाणु जनित होने वाला रोग है। जीवाणु जनित की बात करें तो जीवाणु में आपका टेटनेस हो जाएगा, निमोनिया, टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग, ये सब जो है आपका जीवाणु जनित रोग है। तो पेचिस ये आपका गलत आंसर है। और पेचिस जो है ना ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग आपका कालाजार, मलेरिया, पेचिस ये सभी है किससे? प्रोटोजोआ से होने वाला। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विटामिन डी डिकेट सही है,
विटामिन सी मटसूड़े में रक्त आना, ये भी सही है। विटामिन ए गठिया, ये आपका सही नहीं है। विटामिन B1 वेरी वेरी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल के रूप में जाना जाता है। इसका खोज सर्वप्रथम डी डुवे ने किया था। किसने? डी डुवे ने किया था। और इसका प्रमुख कार्य क्या है कि बाह्य पदार्थ का भक्षण एवं पाचन करना। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? तो मानव में जो प्रोटीन का पाचन होता है वो शुरू होता है आपका अमाशय से। और अमाशय में रेनिन एवं पेप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। रेनिन जो होता है वो दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है और पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थ पेप्टोस तथा पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है। कौन? पेप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों और फसलों का एक वृद्ध पोषक तत्व है? तो ये आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीज हो गया। मैग्नीशियम जो है ये पौधे तथा फलों में आवश्यक खनिज तत्व या वृद्ध पोषक तत्व जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर, ये सभी चीज जो है इसका पोषक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है वो आपका अंडाशय हो जाएगा। अंडाशय जिसे ओवरी कहते हैं ये पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है बल्कि किसका है? मादा का है। ठीक है। और प्रत्येक मादा में एक जोड़ा क्या होता है? अंडाशय होता है। कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक है? तो आपका ये जो है पेनिसिलियम सेप्रोफाइट फंगस है। यस्ट, माउलिस, पेनिसिलियम, मशरूम, ये सभी आपका फंगी ग्रुप है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए आपका यहाँ पे ये रीजनिंग का प्रश्न है और प्रश्न का आंसर आपका 17 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको। इस नंबर देखिए 93 दिया हुआ है, 93 में से आपको 57 को सब्ट्रैक्ट करना है, 36 आ जाएगा। इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ये आ जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 17। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न। कथन दिया है कि कुछ पत्थर ईंटें हैं। चलिए हम बना लेते हैं। कुछ पत्थर जो है वो ईंटें हैं। मान लीजिए ये पत्थर है, अब इसका हम ईंट बना लेते हैं, तो इसको ईंट बना लिए। ठीक है, ये पत्थर हो गया। अब कह रहा है कि कुछ ईंटें जो है वो वृक्ष हैं, तो ये ईंट है, अब कुछ इसमें से ले लीजिए, तो ये वृक्ष बन गया। ठीक है। अब देखिए कह रहा है आपका कि कुछ पत्थर वृक्ष हैं। कुछ पत्थर वृक्ष हैं नहीं है, तो आपका ये तो पहले ही गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। अब देखिए कह रहा है कि कुछ वृक्ष ईंट है, तो कुछ वृक्ष जो है वो ईंट है, ये सही है, तो केवल आपका निष्कर्ष 2 सही होगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए कि ए का अर्थ जोर है। ए का अर्थ जोर है तो ए वाले स्थान पे दे दीजिए। बी का अर्थ भाग है तो बी के जगह पे भाग दे दीजिए। सी का अर्थ गुना है तो सी की जगह पे गुना दे दीजिए। और डी का अर्थ घटाना है, तो अब इस समीकरण का आंसर आपका निकल के आएगा 63। 38 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रीजनिंग का प्रश्न है, इसे कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपका रिया हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर। 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा। और ये आपका डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है, इसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए कोई दिक्कत हो एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख के इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। अगला देखिए 43 नंबर वेन आरेख वाला प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको सी होगा। 44 नंबर प्रश्न है कि एक महिला की ओर ब्लड रिलेशन से संबंधित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। देखिए ये सब क्वेश्चन हम बना चुके हैं, इसलिए हम आपको आंसर डायरेक्ट बता दे रहे हैं, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है। 45 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ए हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न का आंसर डी है। 48 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 49 का क्या हो जाएगा? 49 का भी ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 50 नंबर का। 50 नंबर का बी हो जाएगा इसका आंसर। 50 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 51 का भी आपका बी हो जाएगा।
और 52 का देखिए, 52 का हो जाएगा आपका बी स्पष्ट रूप से। ठीक है, देखते हैं 53 नंबर प्रश्न का। 53 नंबर प्रश्न में है आपका ऑप्शन नंबर बी, 54 का ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको निर्देश दिया हुआ है, इसे पढ़ लीजिएगा। पहले इसका जो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे नंबर को आप क्या कीजिएगा, बैठा लीजिएगा और उसका आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो 54 नंबर प्रश्न का आंसर तो हम आपको ए बता दिए थे, 54 नंबर का ए बता दिए थे। चलिए एक बार फिर से कर देते हैं। और 55 का देखते हैं क्या होगा। 55 का आंसर आपका हो जाएगा, सबसे पहले हम आपको फिगर बना देते हैं। चलिए इस तरीके से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जी डाल देते हैं इसके पास, बी आपका यहाँ पे हो जाएगा, एफ यहाँ पे हो जाएगा, सी आपका यहाँ हो जाएगा, ई इधर हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। अब तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपका पहला का सी हो इसका सी हो जाएगा एंड इसका सी हो जाएगा 55 का। 56 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सी 11 हो जाएगा। 61 देखिए, 61 का आंसर क्या है, तो 61 का बी हो जाएगा। 62 का आपका डी हो जाएगा। 63 का क्या हो जाएगा, देखिए छोटा करते हैं, तो 63 का बी हो जाएगा 2। 64 का सी हो जाएगा। 65 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। और 60 का आपका आंसर हो जाएगा 66 का डी। 67 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 का भी सी हो जाएगा और 69 का बी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न का भी बी हो जाएगा। अब देखिए 71 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपका जीके से संबंधित प्रश्न, इसे देखते हैं। कह रहा है कि जिस प्रकार ये जो है आपका रीजनिंग का प्रश्न है, जिस प्रकार लज्जा का संबंध तस्लीमा नसरीन से है उसी प्रकार मानस का हंस का संबंध किससे है, तो ये अमृतलाल नगर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अमृतलाल, जिस प्रकार लज्जा की रचयिता तस्लीमा नसरीन है उसी प्रकार मानस का हंस के रचयिता कौन है, अमृतलाल नगर हैं। ठीक है, अब देखिए 72 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। 74 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एंड 75 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 76 का हो जाएगा ए। 77 का हो जाएगा ए। 78 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। और 79 का भी डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लिए 80 देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 81 का सी हो जाएगा। अब यहाँ से आपका जीके का प्रश्न है, इसे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाब अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो देखिए गुरदासपुर में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन 1889 में आरंभ किया गया था। गुरदासपुर पंजाब में है और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मुसलमान और इस्लाम धर्म के सच्चे स्वरूप को बहाल करना एवं मुस्लिम में आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी प्रगति को धार्मिक मान्यता देना। अगला देखिए, कोलकाता में 1949 से 40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हालवे स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी, तो मुस्लिम लीग के साथ। मुस्लिम लीग के साथ जो है बंगाल वापस आने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने मुस्लिम लीग के संपर्क स्थापित किया और एक संबंधीय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। और इस आंदोलन का उद्देश्य था कि कोलकाता के जो हालवे स्मारक है उसको नष्ट करना, जो ब्लैक होल त्रासदी की याद दिलाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी के द्वारा की गई थी। सप्त क्रांति, जिसको 7 क्रांतियां कहते हैं, का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो सप्त क्रांति
या फिर सात क्रांति का विचारधारा, ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इसके अंतर्गत पुरुष, महिला, जाति, रंग ये सभी आधार पर भेदभाव को समाप्त करने पर बल दिया गया था। अगला 86 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा गया है? तो फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब जो लिखा गया है ये इसके लेखक हैं भगवती चरण बोहरा। मोहम्मद बिन तुगलक ने फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है? भगवती बोहरा। अगला देखिए, इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन आया था? तो इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दूत के रूप में इब्न बतूता को चीन भेजा था। अलवर्नी का किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो अलवर्नी की किताब उल हिंद जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखा गया है अरबी भाषा में। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 89। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। द्वितीय कालाशोक, तृतीय बौद्ध संगति अशोक और चतुर्थ कनिष्क के समय। अगला देखते हैं 90 नंबर प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो अशोक का जो पहला शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधि वृक्ष यानी बोध गया को कटवा दिया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बोधि वृक्ष को यही कटवाया था बोध गया में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? तो शांत घाटियों का देश लेसेथो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें पड़ता है, उसे कहा जाता है लेसेथो को। किसे? लेसेथो को। इसका करेक्ट आंसर कहाँ पड़ता है? ये पे अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है और इसकी राजधानी मसेरू है। कहाँ? मसेरू। इस देश में भेड़ों की उत्पत्ति माहेयर ऊन विश्व में प्रसिद्ध है। मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? तो मिसिसिपी नदी जो है ये सुपीरियर झील से निकलती है। मिसिसिपी झील सुपीरियर नदी से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और यह नदी जो है पक्षी का पंजा डेल्टा यानी कि जिसको हम लोग वर्ड फूड डेल्टा कहते हैं उसका भी निर्माण करती है, यानी कि पक्षी के पंजा के जैसा डेल्टा का निर्माण करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो है वो लैंडफॉल द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप। निम्नलिखित में से किसे या किन्हें पूर्ववर्ती नदी या नदियां कहा जाता है? तो ये जो है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, इस सभी को नदी को जो है पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। ठीक है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ने मार्ग में उठने वाले बृहद हिमालय को काटकर अपनी दिशा में पूर्ववर्त बनाए रखा है, जिसके फलस्वरूप इसे पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? तो सोना का सबसे ज़्यादा खान भंडार जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है, विश्व में 3 सर्वोच्च सोने के भंडार हैं पूरे देश में। ऑस्ट्रेलिया में है 10,000 टन, दक्षिण अफ्रीका में 5300 टन और रूस में 3200 टन। पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पारीछा बांध जो है बेतवा नदी पर बनवाया गया है और इसका जलाशय बिजली उत्पादन के लिए पारीछा पावर स्टेशन द्वारा उपयोग किया जाएगा। केंद्रीय ईडी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय ईडी रेशम अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका मेघालय मेंथी पाथर स्थित है। कहाँ पे? मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जबकि केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान अगर पूछे तो ये मैसूर में है। ठीक है, और ये केंद्रीय टसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? रांची, झारखंड में। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। ऑप्शन ए, सिक्किम। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य बढ़ते क्रम में देखें तो पहले सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर नागालैंड। इसका करेक्ट आंसर है। प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया? गो बैक टू नेचर का नारा जो है रूसो ने दिया था। अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेल किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल जो है ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन
हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद, और इन्हीं का जन्मदिन मनाया जाता है इस दिन को, और इस दिन को खेलो दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन को खेल के पुरस्कार का भी वितरण किया जाता है। बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट है, सॉरी अश्व घोष हैं। बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? अश्व घोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस जो है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। 7 दिसंबर को हम बताएं क्या मनाया जाता है, तो झंडा दिवस यानी कि सशस्त्र बलों का दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 51 जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति संबंधी तत्व के बारे में वर्णन किया गया है। 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता है ना। उसके बाद आपका अनुच्छेद 48 का ए में देखिएगा तो पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित है 48 का 1। निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1 वर्ष 11 माह तक राष्ट्रपति रहे और इनका अवधि सबसे कम था। देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ऐसे टोटल 6 प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी देश के किसी राज्य के वो राज्यपाल रह चुके हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मोरारजी देसाई सबसे पहला, ये महाराष्ट्र के क्या थे? राज्यपाल थे। फिर चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के थे। तो टोटल 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो पहले राज्यपाल रह चुके हैं। भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो भारत के मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य की संख्या जो निश्चित की गई थी ये 500 की गई थी, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि भी की गई है और वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है? 543 है। और इन सदस्यों में 524 सदस्य राज्य से और 19 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन का कोटा को समाप्त कर दिया गया। भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन जो हुआ था ये 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ये इसका करेक्ट आंसर है, जिसे कि काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? तो संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1721 में शुरू हुई थी। कहाँ पे? 1721 में इंग्लैंड में शुरू हुई थी। ठीक है। और भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम 1892 ईस्वी में शुरू हुआ। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपातकालीन ये जर्मनी से लिया गया है। हमारे संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब 111 नंबर प्रश्न देखते हैं। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जिसे हम लोग कहते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति स्वीकार कर लिया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? अल्फा, बीटा, गामा, किसमें होती है ऋणात्मक आवेश कण? तो ये बीटा कण जो आपका होता है इसमें क्या होता है कि ऋणात्मक आवेश होती है। MnO2 में Mn ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो देखिए Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? टोटल 4 है। कितना है? 4 है।
किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है और यह उसमें उपस्थित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का घटक के अनुसार योग होता है। ठीक है, तो MnO2 में Mn ऑक्सीकरण x मान लीजिए, तो x प्लस -2 इंटू 2 बराबर कितना 0 निकल के आएगा। आपका ऑक्सीकरण 2 हो जाएगा -2, तो x बराबर निकालिएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि Mn बराबर आपका 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो मूल तत्व आपका इसमें हीरा जो है एक मूल तत्व है, क्योंकि ये कार्बन का शुद्धतम रूप है और यह एक मूल तत्व है। रेत जो है मुख्यतः सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन, संगमरमर, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन और शक्कर मुख्यतः इसके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, इसलिए इसका करेक्ट आपका हीरा हो जाएगा। अगला देखिए, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो माणिक और नीलम को हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जानते हैं, जिससे हम लोग हीरा मतलब इसको हम लोग कोरंडम के जवाहरात के रूप में भी जानते हैं। और कोरंडम प्राकृतिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो सबसे कम वायु प्रदूषण हाइड्रोजन करता है। हाइड्रोजन एक स्वच्छतम दहन ईंधन है जिसके जलन से केवल जल उत्पन्न होता है, जबकि कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल ये सभी जीवाश्म ईंधन या कार्बनिक ईंधन कहलाते हैं, जिसके जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड आदि हानिकारक गैस उत्सर्जन होते हैं। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि पानी जो है द्विध्रुव आघूर्णन अधिक होता है इसमें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका द्विध्रुव आघूर्णन अधिक होता है। आयनिक लवण ध्रुवीय होते हैं और वो केवल एक ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घुलनशील होते हैं, और पानी एक ध्रुवीय विलायक है तथा उसका द्विध्रुव आघूर्णन अधिक होता है, और यह जो है आयनिक लवणों का सुविलायक भी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो सामान्य टेम्परेचर पर जो ठोस अवस्था में रहता है वो है आपका आयोडीन। नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है आपका आयोडीन, जिसमें चमक होती है, और इस तरह आयोडीन जो है वो सामान्य टेम्परेचर पर ठोस रूप में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करती है, या उत्तराखंड में पाई जाती है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सतकोशिया बाघ रिजर्व जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, सतकोशिया। अब देखिएगा 121 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ब्राजील घास का मैदान कैंपोश, हंगरी पुस्टाज, ऑस्ट्रेलिया वेल्ड, अफ्रीका सवाना। तो इस करेक्ट आंसर आपका जो नहीं है वो ऑस्ट्रेलिया बेल्ट का है, सही मिलान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बेल्ट ये आपका सही मिलान नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान डाउन्स होते हैं। क्या होते हैं? डाउन्स होते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान वेल्ड होते हैं। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो इस सभी ऑप्शन में जो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव में योगदान नहीं करता है वो आपका SO2 है। SO2 ग्रीन हाउस गैस से कोई संबंध नहीं रखता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से मीथेन प्रभावित होने वाला गैस है। सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत कोयला दहन है। कोयला दहन जो है ये सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। SO2 का 60% इसी से उत्सर्जन होता है। अब आपका मैथ का प्रश्न हम आंसर बता देते हैं। चलिए, इस प्रश्न का आंसर आपका डी हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न देखिए, और इस प्रश्न का आंसर आपका ए हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न है, और 126 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ए हो जाएगा। 128 का सी हो जाएगा। 129 का आपका सी हो जाएगा। 130 का क्या हो जाएगा? ए। 131 का आपका बी। 132 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 133 का डी। 134 का सी हो जाएगा, और 135 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 136 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा।
137 का ए हो जाएगा। 138 का आपका हो जाएगा सी। 139 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। 140 का बी हो जाएगा। 141 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एंड 142 का आपका सी हो जाएगा, सॉरी सी। 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 144 का ए सोमवार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 145 का आपका सी हो जाएगा। 146 नंबर छोटा कर देते हैं। 146 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। 147 का क्या हो जाएगा देख लीजिए। 147 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न का आंसर है बी। 149 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर है डी। एंड लास्ट प्रश्न है, हेलेस्की किस यूरोपीय देश की राजधानी है। तो हेलेस्की जो है वो फिनलैंड की राजधानी है हेलेस्की। कोपेनहेगन डेनमार्क की, ओस्लो नॉर्वे तथा स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी। फिनलैंड यूरोप का नार्डिक देश है। चलिए इसको, ये तो हो गया आपका एक जीके का प्रश्न था। बाकी सभी आपका मैथ रीजनिंग का हमने आंसर बता दिया। एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो वीडियो हमारा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। प्रैक्टिस सेट नंबर 11। टोटल आपको इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, तो इसे हम जल्द ही समाप्त करेंगे। उसके बाद आपका हम ज्ञान बिंदु का पेड कोर्सेज का जो प्रैक्टिस सेट है बीएसएससी के लिए, उसे हम लेके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।